अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा में ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरी। देखिए सीएनएस में जो ट्रॉमा है ऑफन डायरेक्टली डिसरप्ट कर सकता है वेसल वॉल्स को, तो उसके नतीजे में हेमरेज हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम इस टेबल में देखें 23.1, यहाँ पे पैटर्न ऑफ वास्कुलर इंजरी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया गया है, जिसमें लोकेशन है एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इंट्रा पैरेन्काइमल। याद रखिएगा कि जब एपिड्यूरल स्पेस में होगा इटियोलॉजी ट्रॉमा, तो उसमें एडिशनल हमें फीचर मिलेंगे। यूजुअली ये साथ में स्कल फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है, स्पेशली एडल्ट्स में। रैपिडली इवॉल्विंग न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स मिलेंगे जो कि रिक्वायर करेंगे इंटरवेंशन। अगर सब ड्यूरल स्पेस में ट्रॉमा हुआ है तो साथ में हमें लेवल ऑफ ट्रॉमा जो है वो माइल्ड भी हो सकता है, स्लोली इवॉल्विंग न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगे, ठीक है, ऑफन विद द डिले फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी। वहाँ से टाइम ऑफ इंजरी से थोड़ा सा डिले होगा लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में, ठीक है। अब अगर सब एरेक्नॉइड स्पेस में इटियोलॉजी के लिहाज से अगर कोई वास्कुलर एब्नॉर्मलिटी हुई है, जैसे एट्रियोवेनस मैल्फॉर्मेशन या एन्यूरिज्म, या कोई ट्रॉमा हुआ है वेसल्स को, तो उससे जो है साथ में हमें एसोसिएटेड फीचर मिलेंगे। सडन ऑनसेट का सिवियर किस्म का हेडेक होगा, ऑफन रैपिड न्यूरोलॉजिक डिटोरिएशन के साथ, और सेकेंडरी इंजरी भी इमर्ज कर सकती है वेजोस्पाज्म की वजह से। इसके अलावा टिपिकली ये एसोसिएटेड होगा विद अंडरलाइंग कंट्यूजन, ठीक है। लास्ट है इंट्रा पैरेन्काइमल। तो इंट्रा पैरेन्काइमल में इटियोलॉजी ट्रॉमा हो सकता है जिसमें कंट्यूजन्स हैं। तो पैरेन्काइमा के अंदर अगर ट्रॉमा या कंट्यूजन हुआ है तो उसमें हमें सिलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वहाँ पे क्रेस्ट ऑफ द गायराई की, जहाँ पे ब्रेन कांटेक्ट करेगा स्कल के साथ। फ्रंटल और टेम्पोरल टिप्स या ऑर्बिटो फ्रंटल सरफेस जो है ज़्यादा यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। ब्रेन जो है इन साइड्स पे कांटेक्ट करेगा स्कल के साथ। इसके अलावा इंट्रा पैरेन्काइमल में हेमरेजिक कन्वर्जन हो सकती है इस्केमिक इन्फाक्शन की, ठीक है। इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज में जो हेमरेजिक कन्वर्जन भी हो सकती है इस्केमिक इन्फेक्शन की, तो इसमें हमें पेटिकल हेमरेजेस, उसमें हमने पहले भी डिस्कस किए, मिलते हैं पेटिकल हेमरेजेस इन द एरिया ऑफ प्रीवियसली इस्केमिक ब्रेन, और यूजुअली ये फॉलो करता है कॉर्टिकल रिबन को। इसके अलावा इंट्रा पैरेन्काइमल में सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी, इसमें हमें लोबार हेमरेज मिलेगा जो इन्वॉल्व करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, ऑफन विद द एक्सटेंशन इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। हाइपरटेंशन की वजह से भी इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज होगी, जो कि डीप वाइट मैटर में सेंटर्ड होगी, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया या ब्रेन स्टेम में, और इवन ये वेंट्रिकुलर सिस्टम में भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से। एंड अगर ट्यूमर है जिसमें प्राइमरी या मेटास्टेटिक, तो ये भी एसोसिएटेड होते हैं विद हाई ग्रेड ग्लायोमास, या सर्टेन मेटास्टेसिस होंगी जैसे मेलानोमा, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ट्यूमर्स की वजह से भी इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज हो सकती है, और ये इनके एसोसिएटेड फीचर्स। तो हमने ये टेबल डिस्कस किया। अब डिपेंड करता है कि अफेक्टेड वेसल पे डिपेंड करता है। हेमरेज जो है देखा हमने एपिड्यूरल भी हो सकती है, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड या इंट्रा पैरेन्काइमल। तो अगर हम ए फिगर देखें 23, इसमें 23.13 ए फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। देखिए इसमें एपिड्यूरल हेमाटोमा लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें रप्चर हो गया है मेनिंजियल आर्टरी का, यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। और इसने जो है ना लीड किया है टू द एक्यूमुलेशन हो गई है आर्टीरियल ब्लड की बिटवीन द ड्यूरा एंड द स्कल, ठीक है। इसको हम एपिड्यूरल कह रहे हैं, मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हुई है। अब यहाँ पे जो है राइट साइड पे सबड्यूरल हेमाटोमा दिखाया गया है, जिसमें डैमेज हुआ है ब्रिजिंग वेन्स को बिटवीन द ब्रेन एंड द सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। ड्यूरा बिल्कुल सही से स्टिल अटैच है स्कल के साथ, लेकिन जो वेन्स हैं, ब्रिजिंग वेन्स जो हैं बिटवीन द ब्रेन एंड द सुपीरियर सेजाइटल साइनस, वहाँ पे उसका रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेट कर गया है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा। तो सारी जो हमने टाइप्स देखी ना, एपिड्यूरल, सब एरेक्नॉइड या इंट्रा पैरेन्काइमल, ये अलोन भी हो सकती है या कॉम्बिनेशन में भी, ठीक है। तो सब एरेक्नॉइड और इंट्रा पैरेन्काइमल वाली जो टाइप हैं ये दोनों, इनमें जो हेमरेजेस हैं ये मोस्ट ऑफन एट द साइट ऑफ कंट्यूजन होगा, और लेसरेशन की साइट पे जो है ये वाली हेमरेजेस होंगी एट द साइट ऑफ कंट्यूजन एंड लेसरेशन। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा। देखिए ड्यूरल वेसल्स जो होती हैं, स्पेशली हमारी जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू ट्रॉमेटिक इंजरी। इन्फेंट्स के अंदर जो ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट है ईजिली डिफॉर्मेबल स्कल की, क्योंकि इन्फेंट्स का जो स्कल है वो ईजिली डिफॉर्मेबल होता है, तो उसमें अगर ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट जो है
वो टीयर कर सकती है वेसल को, इवन अगर स्कल का फ्रैक्चर ना भी हो। तो बच्चों में और एडल्ट्स में अगर बात करें तो उनमें अब जो टीयर्स हैं वो ड्यूरल वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं और ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टेम करते हैं स्कल फ्रैक्चर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन उनका जो न्यूबॉर्न है, क्योंकि उनका उनका स्कल ही डिफॉर्मेबल होता है, तो ट्रॉमा में डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जिसकी वजह से रप्चर होगा। लेकिन एडल्ट्स में स्कल फ्रैक्चर्स की वजह से, चिल्ड्रन में भी ये एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा। अब वंस वेसल जो टीयर हो गई तो ब्लड जो है ना आर्टीरियल प्रेशर के अंडर एक्यूमुलेट करता जाएगा और डाइसेक्ट कर देगा टाइटली अप्लाइड ड्यूरा को अवे फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द स्कल, ठीक है। ये देखें ना, टाइटली अप्लाइड जो ड्यूरा होती है उसको जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है अवे फ्रॉम द स्कल, ठीक है। स्कल के इनर सरफेस से इसने एपिड्यूरल हेमाटोमा ने इसको अवे कर दिया है। तो इस बी फिगर में भी देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एपिड्यूरल हेमाटोमा जो कि कवर कर रहा है पोर्शन ऑफ द ड्यूरा को, ठीक है। तो ये इनर सरफेस ऑफ द स्कल से उसको ड्यूरा को अवे कर दे रहा है, ठीक है, स्कल्स के इनर सरफेस से, और प्रोड्यूस कर रहा है एक हेमाटोमा जो कि कंप्रेस कर रहा है ब्रेन सरफेस को, ठीक है, कंप्रेस करेगा। तो क्लिनिकली याद रखिएगा इसमें जो है पेशेंट ल्यूसिड हो सकता है कुछ घंटों तक आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट बिफोर कि उसको न्यूरोलॉजिक साइंस अपीयर हो। ल्यूसिड यानी कि टेम्परेरीली पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल सही होगी, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा बिफोर कि उसकी फिर आगे जाके कंडीशन डिटोरिएट होगी, बाद में फिर न्यूरोलॉजिक साइंस अपीयर होंगे। तो एपिड्यूरल वाला जो हेमाटोमा है वो एक्सपेंड भी कर सकता है रैपिडली, ठीक है, याद रखिएगा जल्दी एक्सपेंड करता है और कॉन्स्टिट्यूट करेगा न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसी जो कि नेसेसिटेट कर देगा प्रॉम्प्ट ड्रेनेज करनी होगी और रिपेयर करना होगा टू प्रिवेंट द डेथ, ठीक है। दूसरी टाइप है हमारे पास सब ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। रैपिड मूवमेंट हमारे ब्रेन की ड्यूरिंग ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन जो है ना वो रैपिडली मूव किया है, तो ये इन ब्रिजिंग वेन्स को टीयर कर सकता है जो एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्रू द सब एरेक्नॉइड एंड सब ड्यूरल स्पेस टू ड्यूरल साइनसेस तक, जो वेन्स एक्सटेंड कर रही हैं उनको ब्रेन की मूवमेंट की वजह देखिए ना, अगर वो यहाँ पे फिक्स्ड हैं तो यूँ अगर ब्रेन मूव करेगा तो वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है, तो ये ट्रॉमा की वजह से होगा। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रोड्यूस कर देगी ब्लीडिंग इनटू द सब ड्यूरल स्पेस, तो इस वजह से अब इस सब ड्यूरल स्पेस में ड्यूरा के नीचे जो है ब्लीडिंग हो रही। तो क्योंकि हमारी जो इनर सेल लेयर होती है ड्यूरा की वो क्वाइट पतली होती है और बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है एरेक्नोइड लेयर के साथ, तो जो ब्लड है ना वो अपीयर होता है टू बी बिटवीन द ड्यूरा एंड द एरेक्नोइड, ठीक है, अपीयर ऐसा हो रहा है कि वो इस ड्यूरा के और एरेक्नोइड के बीच में है ब्लड, लेकिन इन रियलिटी ये असल में ड्यूरा की ही दो लेयर्स के दरमियान में होता है, हकीकत ये है, ठीक है। ऐसा लगता है ऐसा है कि वो ड्यूरा और एरेक्नोइड के दरमियान है क्योंकि ड्यूरा बहुत ही पतली होती है उसकी इनर सेल लेयर, लेकिन रियलिटी में ये दो ड्यूरा की ही लेयर्स हैं जिनके दरमियान ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है। अब पेशेंट्स के अंदर जिनको ब्रेन की एट्रोफी हो गई है तो उनमें ब्रिजिंग वेन्स स्ट्रेच आउट हो जाएंगी और ब्रेन को एडिशनल स्पेस मिल जाएगी विद इन विच टू मूव, अकाउंटिंग फॉर हायर रेट ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा इन द ओल्डर एडल्ट, ठीक है, क्योंकि अब ओल्डर एडल्ट्स की जो है ब्रेन की एट्रोफी हो जाएगी, तो वो ब्रेन ही खुद एट्रोफी हो गया है उसका, तो उसकी वजह से जो ब्रिजिंग वेन्स है ना ये वाली वो स्ट्रेच आउट हो जाएंगी और ब्रेन को और ज़्यादा रूम मिल गया, स्पेस मिल गई है जिसके अंदर वो ब्रेन मूव कर सकता है, तो और ज़्यादा सबड्यूरल हेमाटोमास ओल्डर एडल्ट्स में होंगे, ठीक है, उनका रेट हायर होगा। इन्फेंट्स भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं सबड्यूरल हेमाटोमास को क्योंकि उनकी जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं, याद रखिएगा उनकी वाल्स बहुत पतली होती हैं, थिन वाल होंगी, इसलिए इन्फेंट में भी ये सबड्यूरल हेमाटोमास होते हैं। अब ये सबड्यूरल हेमाटोमा आपने याद रखना है कि टिपिकली मैनिफेस्ट करेंगे विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर द इंजरी, ठीक है, पहले 48 घंटों के बाद। तो ये मोस्ट कॉमन है ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये बायलेटरली दोनों साइड पे भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिक जो साइन इसमें एट्रीब्यूटेड है वो है कि हमें इसमें पेशेंट जो है ना प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द एडजेसेंट ब्रेन, इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से न्यूरोलॉजिक साइंस मिलेंगे। सिम्टम मोस्ट ऑफन नॉन लोकलाइजिंग होते हैं, टेकिंग द फॉर्म ऑफ हेडेक हो सकता है पेशेंट को, कन्फ्यूजन और स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिटोरिएशन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो आप इस फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं, सी फिगर को याद रखिएगा। मॉर्फोलॉजी में अक्यूट जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है ये अपीयर होता है एज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेशली क्लोटेड ब्लड जो कि अपोज होगा टू द कंटोर ऑफ द ब्रेन सरफेस विदाउट द एक्सटेंशन इनटू द डेप्थ ऑफ द सल्काई, ठीक है, सल्काई की डेप्थ में वो जो है हमें नज़र नहीं आएगा क्लोटेड ब्लड, वो सिर्फ हमें जो है फ्रेशली क्लोटेड जो ब्लड है वो
कंटूर ऑफ द ब्रेन सरफेस पे अपोज होता हुआ नजर आएगा। तो इस फिगर में देखें, यहाँ पे भी दिखाया गया है लार्ज ऑर्गेनाइजिंग सब ड्यूरल हेमाटोमा जो कि अटैच हुआ है ड्यूरा के साथ। ठीक है, अंडरलाइन ब्रेन आपने याद रखना है, उसके नीचे जो है हेमाटोमा के फ्लैटेंड होगा और सब एराकनॉइड जो स्पेस होती है वो ऑफन क्लियर होगी। ठीक है, ये सब ड्यूरल है ना, तो उसके नीचे जो है ब्रेन फ्लैटन होगा और नीचे वाली उसकी सब एराकनॉइड स्पेस बिल्कुल क्लियर होगी। सब ड्यूरल हेमाटोमास जो है ये ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं बाय द लाइसिस ऑफ द क्लॉट, यानी इसी क्लॉट की लाइसिस की वजह से ये ऑर्गेनाइज कर सकता है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ग्रोथ होगी ग्रेनुलेशन टिश्यू की फ्रॉम द ड्यूरल सरफेस इनटू द हेमाटोमा। ठीक है, ड्यूरल सरफेस से लेके हेमाटोमा के अंदर जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की ग्रोथ होगी, ये याद रखिएगा 2 हफ्तों के अंदर होगी। और इसके अलावा इवन फाइब्रोसिस भी हो सकती है इसमें, जो कि 1 से 3 महीनों के अंदर होगी। ठीक है, तो ये सब ड्यूरल हेमाटोमास कॉमनली रीबिल्ड होते हैं। ठीक है, ये रीब्लीड करेंगे, दोबारा इसमें ब्लीडिंग होगी प्रिजमेबली फ्रॉम दी थिन वॉल्ड वेसल ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू लीडिंग टू माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद द हेमरेजेस ऑफ वेरिंग एजेस। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा ना उसकी पतली सी वाल है, तो इसलिए उसमें से दोबारा से रीब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें हमें इस तरह की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग मिलेंगी जो कि कंसिस्टेंट होंगी विद द हेमरेजेस ऑफ द वेरिंग एजेस। ठीक है, बहुत पुराना हेमरेज की तरह की हमें फाइंडिंग मिलेंगी। सिम्टोमेटिक जो सबड्यूरल हेमाटोमास होते हैं उनको हम सर्जिकली ही ट्रीट करते हैं। इस जो ब्लड है उसको रिमूव करना होता है सर्जिकली, और एसोसिएटेड रिएक्टिव टिश्यू को भी रिमूव करना होगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा। हमने कहा कि फिजिकल इंजरी जो है ना ब्रेन को हो सकती है जब इनसाइड ऑफ द स्कल जो है, स्कल का इनसाइड वो फोर्सफुल कांटेक्ट में आ जाए ब्रेन के साथ, तो फिजिकल इंजरी होगी ब्रेन को। ब्लंट ट्रॉमा में क्या होता है कि ब्रेन इंजरी होगी दोनों, एट द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जिसको कू इंजरी कह रहे हैं, और दूसरा ऑपोजिट साइड पे भी होगी ब्रेन पे जिसको हम काउंटर कू इंजरी कह रहे हैं। तो ये वो करता है टू द इम्पैक्ट विद द स्कल। ठीक है, स्कल के साथ जो है ब्रेन का इम्पैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से को एनकाउंटर को इंजरी हो रही है। रैपिड डिस्प्लेसमेंट हमारे हेड की और ब्रेन की अगर जल्दी से अचानक से होती है तो उससे एक्सोन्स टीयर हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी, जो कि स्वेलिंग की तरह हमें शो होगी। ठीक है, एक्सोन स्वॉलन हो जाएंगे और ऑफन ये सिवियर इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट करवाता है। डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी कब होता है? जब रैपिड डिस्प्लेसमेंट हो ब्रेन एंड हेड की। तो इसके अलावा ट्रॉमेटिक टीयरिंग जो है ब्लड वेसल्स की, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। ब्लड वेसल्स जो है वो ट्रोमेटिकली टीयर हो जाए वो उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो उसके नतीजे में एपीड्यूरल, सबड्यूरल या इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा हो सकता है, एज वेल एज सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन होगी तो उस हिसाब से वो वाला, ये सारी टाइप्स हमने देखी हेमरेजेस की हो सकती हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस एंड पेरीनेटल ब्रेन इंजरी। तो इसमें हम मैलफॉर्मेशंस और पेरीनेटल ब्रेन इंजरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया कि इंसिडेंस जो है CNS मैलफॉर्मेशंस का गिविंग राइज टू द मेंटल रिटार्डेशन और सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिसकी वजह से होते हैं, तो ये तकरीबन 1 to 2% एस्टिमेट हुए हैं। मैलफॉर्मेशंस जो है ना ब्रेन की ज़्यादा कॉमन है इन द सेटिंग ऑफ मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, जिसको मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनको ब्रेन की मैलफॉर्मेशंस होती हैं। प्रीनेटल या पेरीनेटल इंसल्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर कर सकती हैं नॉर्मल CNS की डेवलपमेंट के साथ या टिश्यू डैमेज भी करवा सकती हैं। जेस्टेशन के दौरान याद रखिएगा कि जो टाइमिंग है इंजरी की वो डिटरमाइन करती है पैटर्न ऑफ मेलफॉर्मेशन कौन सा होगा। तो जिसमें अर्लियर जो इवेंट्स हैं वो टिपिकली ज़्यादा सीवियर किस्म का फिनोटाइप शो करेंगे। ठीक है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अब म्यूटेशन जो जीन्स को अफेक्ट करें, उन जीन्स को जो है डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं, मैचुरेशन, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स या ग्लियल सेल्स, तो वो भी CNS की मेलफॉर्मेशन या डिसफंक्शन करवा सकते हैं। एडिशनली वेरियस केमिकल्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स भी टेरोडोजेनिक इफेक्ट्स रखते हैं। कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोफाउंड न्यूरोनल डिसफंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिक एब्नॉर्मलिटी, यानी हमें मॉर्फोलॉजिक एब्नॉर्मलिटी नहीं भी मिल सकती लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मिल सकता है किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। तो जेनेटिक अंडरपिनिंग्स जो हैं फॉर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑटिज्म हैव इमर्ज रिसेंटली। मैनी ऑफ द इम्प्लिकेटेड जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द साइनेप्टिक कनेक्शंस। ठीक है, साइनेप्टिक कनेक्शंस को डेवलप और मेंटेन करने वाले जीन्स इसमें इम्प्लिकेट हुए हैं ऑटिज्म में। और रेट सिंड्रोम याद रखिएगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है जो एसोसिएटेड होता है म्यूटेशन जब आ जाए जीन्स में, जो इनकोड करता है रेगुलेटर ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटिन को।
डेवलपमेंट अफेक्टेड गर्ल्स में इनिशियली तो नॉर्मल ही होगी, लेकिन न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स उनके जो है कॉग्निशन को अफेक्ट करेगा और मूवमेंट को जो अपीयर होगा तकरीबन 1 से 2 सालों की एज के बाद। ठीक है, कॉग्निशन और मूवमेंट अफेक्ट होगी रेट सिंड्रोम में। ठीक है, रेट सिंड्रोम की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम मेलफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप जो होता है ब्रेन के डेवलपमेंट में वो होता है फॉर्मेशन न्यूरल ट्यूब की, जो कि राइज देती है वेंट्रिकुलर सिस्टम को। उसी न्यूरल ट्यूब से वेंट्रिकुलर सिस्टम बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर पार्शियल फेलियर हो जाए या रिवर्सल हो जाए न्यूरल ट्यूब के क्लोज होने का, उसके क्लोजर का फेलियर या उसका पार्शियल फेलियर या रिवर्सल, तो उससे सेवरल मेलफॉर्मेशन हो जाएंगी। हर एक कैरेक्टराइज हुई है बाय द एबनॉर्मलिटीज इन्वॉल्विंग द न्यूरल टिश्यू। मेनिंजेस को भी इन्वॉल्व करेगा, न्यूरल टिश्यू को, ओवरलाइंग बोन या सॉफ्ट टिश्यूज़ को। तो कलेक्टिवली जो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ सीएनएस मेलफॉर्मेशन है। फोलेट की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये शार्पली जो है इंक्रीज कर देती है रिस्क थ्रू द अनसर्टेन मैकेनिज्म एंड रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिवेंशन एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलेट टू वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बाय अप टू 70%। यानी अगर हम चाइल्ड बियरिंग एज वाली वुमेन को फोलेट दे देते हैं तो उनको जो है 70% हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन जो है इमेजिंग स्टडीज़ का और मैटरनल स्क्रीनिंग जो हम करते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लिए, तो उससे अर्ली डिटेक्शन की जा सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की। देखिए, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन चेक करेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में फॉलोइंग आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट है वो पोस्टीरियर जो एंड होता है ना न्यूरल ट्यूब का, फ्रॉम विच द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स, वहाँ पे ये पोस्टीरियर एंड पे ज़्यादातर होते हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, अब इस तरह की रेंज कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक बोनी डिफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसको हम स्पिना बाइफिडा ओकल्टा कहते हैं, इस फिगर में दिखाया गया है, या फिर ये स्पिना बाइफिडा कहेंगे। ठीक है, स्पिना बाइफिडा या हो सकता है जिसमें क्या होता है कि सिवियर किस्म की मेलफॉर्मेशन होगी, कंसिस्ट करती है फ्लैट डिसऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएटेड विद ओवरलाइंग मेनिंजियल आउट पाउचिंग। ठीक है, इस तरह से होता है कि सिवियर मेलफॉर्मेशन है जो कि फ्लैट डिसऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करती है, जो साथ में ओवरलाइंग मेनिंजियल आउट पाउचिंग के साथ भी होगा, मेनिंजेस भी है। ठीक है, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पिना बाइफिडा आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है माइलो मेनिंजोसील। ये क्या होता है? ये असल में सीएनएस टिश्यू की ही एक्सटेंशन होती है थ्रू अ डिफेक्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से सीएनएस टिश्यू एक्सटेंड कर गया है। मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा ये लंबोसैक्रल रीजन में होता है। ठीक है, लंबोसैक्रल रीजन को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। अब पेशेंट्स जो है उनको मोटर और सेंसरी डेफिसिट्स होते हैं उनके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, मोटर भी और सेंसरी भी, और प्रॉब्लम्स होती हैं बॉवल के एंड ब्लेडर के कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि लंबोसैक्रल रीजन अफेक्ट हो रहा है। तो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो इस माइलोमेनिंजोसील में होती हैं वो डिराइव होती हैं फ्रॉम एबनॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट एंड ऑफन कंपाउंडेड बाय इन्फेक्शन। ठीक है, इस एबनॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट की वजह से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होंगी और उसमें फिर इन्फेक्शन भी हो जाएगा जिसकी वजह से होंगी, जो इन्फेक्शन जो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द थिन और अल्सरेटेड ओवरलाइंग स्किन ऊपर, क्योंकि या तो पतली होगी या फिर अल्सरेट हुई भी होगी, तो वहाँ से इसके अंदर इन्फेक्शन भी जा सकता है। ये हो गया माइलोमेनिंजोसील। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट आया, सीएनएस टिश्यू वहाँ से हर्निएट किया, ज़्यादातर लंबोसैक्रल रीजन में होता है। सेंसरी एंड मोटर डेफिसिट्स दोनों होंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादातर, बॉवल एंड ब्लेडर का कंट्रोल भी इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है एनइनसेफेली। ये याद रखिएगा, एनइनसेफेली एक मेलफॉर्मेशन है, एंटीरियर एंड की अब बात हो रही है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड जो है उसकी मेलफॉर्मेशन है, जिसके नतीजे में एब्सेंस हो गई है फोर ब्रेन की और टॉप ऑफ द स्कल की बिल्कुल एब्सेंस है। ठीक है, तो वेरिंग अमाउंट ऑफ पोस्टीरियर फोसा के स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेन स्टेम है ये, और ये फुली डेवलप्ड ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नॉर्मली डेवलप्ड स्कल की लाइन है, और यहाँ पे जबकि हुआ अंडर डेवलप्ड ब्रेन डेवलप हुआ है, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, ब्रेन स्टेम देखें वो बिल्कुल सही है, लेकिन अंडर डेवलप्ड ब्रेन जिसको हम एनएनसेफेली कहेंगे। तो ये एंटीरियर एंड जो होता है ना न्यूरल ट्यूब का, उसका डिफेक्ट है, जिसमें फोर ब्रेन की और टॉप ऑफ द स्कल की एब्सेंस होगी। अच्छा, ये फिगर रह गया, ये है माइलोमेनिंजोसील जो अभी हमने डिस्कस किया। तो दोनों इसमें मेनिंजीज भी और स्पाइनल कॉर्ड का पैरेन्काइमा जो है वो इंक्लूडेड है इन द सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल जस्ट अबव द बटक्स। ठीक है, उसमें हमें नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड का भी और मेनिंजीज भी, स्पाइनल कॉर्ड का पैरेन्काइमा भी। एक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है एनसेफेलोसील। तो ये असल में क्या होता है, डाइवर्टिकुलम होता है मेलफॉर्म्ड सीएनएस टिश्यू का,
जो कि एक्सटेंड करता है डिफेक्ट थ्रू दी क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम में कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से डाइवर्टिकुलम मेलफॉर्म्ड सीएनएस टिश्यू का वहाँ से एक्सटेंड कर रहा है। तो ये मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व करता है ऑक्सीपिटल रीजन को या फिर याद रखिएगा पोस्टीरियर फोसा को। तो जब ये होगा एंटीरियरली तो ब्रेन टिश्यू साइनसिस के अंदर भी एक्सटेंड कर सकता है अगर ये एंटीरियरली हुआ। ठीक है, इस फिगर में देखें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है फोर ब्रेन मैलफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए। अब फोर ब्रेन के मैलफॉर्मेशन में सबसे पहले माइक्रो इंसेफेली। ये डिस्क्राइब करता है असल में ग्रुप ऑफ मैलफॉर्मेशन है जिसमें ना ब्रेन का वॉल्यूम बहुत ही छोटा होता है। यूजुअली ये साथ में एसोसिएटेड होता है स्मॉल हेड एज वेल माइक्रोसेफेली। ठीक है, माइक्रो इंसेफेली में जो है ब्रेन का वॉल्यूम छोटा है लेकिन साथ में हेड भी छोटा होगा तो उसको हम माइक्रोसेफेली कहेंगे। ठीक है, इस फिगर में भी दिखाया गया है। तो इसकी वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशन होती है जिसमें कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम याद रखिएगा और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड जीका वायरस इन्फेक्शन जो यूट्रो के दौरान एक्वायर होता है। तो यूनिफाइंग जो फीचर है वो है कि इसमें डिक्रीज जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होगी डेस्टिन्ड फॉर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जिन्होंने न्यूरॉन्स बनना है उनकी डिक्रीज फॉर्मेशन होगी। तो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान जैसा कि प्रोजेनिटर सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं सब एपेंडाइमल वेंट्रिकुलर जोन के अंदर। ठीक है, प्रोजेनिटर सेल्स ने प्रोलिफरेट करना होता है सब एपेंडाइमल वेंट्रिकुलर जोन के अंदर। तो बैलेंस जो है ना बिटवीन द सेल्स जो लीव कर रहे हैं प्रोजेनिटर पॉपुलेशन को और जाके कॉर्टेक्स बना रही हैं और उनके दरमियान जो कि वहीं पे रह रही हैं प्रोलिफरेटिंग पूल के अंदर, तो इनका जो बैलेंस है ये अफेक्ट करता है ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को भी और ग्लियल सेल्स को जो जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये बैलेंस इसको अफेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को भी और ग्लियल सेल्स जनरेटेड। अगर बहुत ज़्यादा टू मेनी सेल्स जो है वो लीव कर देते हैं उस प्रोजेनिटर पूल को प्री मेच्योरली वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, लीव कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर इनएडिक्वेट जनरेशन होगी, कम होगी जनरेशन मैच्योर न्यूरॉन्स की। तो उसके नतीजे में ये छोटा सा स्मॉल ब्रेन डेवलप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेगैलेंसेफेली यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेन का वॉल्यूम जो कि ऑलवेज एसोसिएटेड होता है लार्ज हेड के साथ। ये फार लेस कॉमन है और मोस्ट कॉमनली किसी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिसरप्शन जो हो जाती है ना न्यूरोनल माइग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, उसमें डिसरप्शन अगर आ जाती है डेवलपमेंट के दौरान तो उससे गायरेशन की एबनॉर्मलिटीज़ होंगी और नियोकॉर्टिकल आर्किटेक्चर की जो कि फॉर्म लेता है न्यूरॉन्स एंडिंग अप इन द रॉन्ग लोकेशन। ठीक है, रॉन्ग लोकेशन में न्यूरॉन्स चले जाएंगे इसकी वजह से। तो म्यूटेशंस जो हैं वेरियस जीन्स में जो इस माइग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं उनमें अगर म्यूटेशन आ जाती है तो उसके नतीजे में वैरायटी ऑफ मेलफॉर्मेशन होंगी। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है ये होलोप्रोजेंसेफेली जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें डिसरप्शन हो जाती है नॉर्मल मिड लाइन पैटर्निंग की। ठीक है, माइल्ड जो फॉर्म्स होती हैं वो शो करेंगी एब्सेंस ऑफ द ओल्फैक्टरी बल्ब, हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे उसमें, और रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि आरहेनसेफेली। ठीक है, आरहेनसेफेली होगा यानी कि माइल्ड फॉर्म्स में ऑल्फैक्टरी बल्ब्स और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स एब्सेंस होंगी। अगर इसकी जो सीवियर फॉर्म्स है उसमें ब्रेन जो है डिवाइड ही नहीं हो पाता हेमिस्फेयर्स के अंदर या लोब्स के अंदर, और उसमें फेशियल मिडलाइन डिफेक्ट्स भी होंगे जैसे कि साइक्लोपिया यानी दोनों आइज़ जो हैं बीच में फ्यूज़ करती हुई एक आई की तरह नज़र आएंगी। तो इस तरह के साइक्लोपिया भी हमें मिल सकता है सीवियर केसेस में क्योंकि ब्रेन भी जो है और लोब्स हेमिस्फेयर वगैरह डिवाइड नहीं हुए। ठीक है, तो फेशियल मिडलाइन डिफेक्ट साइक्लोपिया हो सकता है। तो बेस्ट नोन जो इसमें जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं ना वो इन्वॉल्व होती है एक्वायर्ड या फिर इनहेरिटेड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है कंपोनेंट ऑफ हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे में। यह आपने याद रखना है, हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे में एक्वायर्ड या इनहेरिटेड डिसऑर्डर आ गया है। ठीक है, बाकी जो एग्जांपल आती है इसमें वो है कि लॉस ऑफ गायराय हो जाए। ठीक है, ये देखें ब्रेन बिल्कुल जिसमें गायराय बिल्कुल भी नहीं है, लॉस ऑफ गायराय हो जाए। ठीक है, लाइसेंसेफेली का ये भी एक बच्चा दिखाया गया, तो इसको हम कहते हैं अगर लॉस ऑफ गायराय हो जाए तो लाइसेंसेफेली। ठीक है, लाइसेंसेफेली या इवन इस तरह से पार्शियल या इंक्रीज नंबर ऑफ इरेगुलरली फॉर्म्ड गायराय हो सकते हैं जिसको हम पॉलीमाइक्रोगायरिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के भी हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं फॉर ब्रेन की मेलफॉर्मेशंस में। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड हमारे पास पोस्टीरियर फोसा की एनॉमलीज़। तो मोस्ट कॉमन जो मेलफॉर्मेशन याद रखिएगा इस रीजन ऑफ द ब्रेन में रिजल्ट करेगी मिसप्लेसमेंट या फिर इवन एब्सेंस हो सकती है पोर्शन ऑफ सेरिबेलम की, या वो मिसप्लेस भी हो सकता है। तो सबसे पहले है ये आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन।
कैरी टाइप 2 मेलफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 भी होती है, तो हम टाइप 2 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये कंबाइन करती है स्मॉल पोस्टीरियर फोसा विथ अ मिस शेप इन मिड लाइन सेरिबेलम, ठीक है। स्मॉल पोस्टीरियर फोसा को मिस शेप्ड मिड लाइन सेरिबेलम के साथ कंबाइन कर देगी और डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो जाती है वर्मिस के थ्रू दी फोरामेन मैग्नम के थ्रू, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस भी होगा इस पेशेंट को, और लंबर माइलोमेनिंजोसील टिपिकली इसमें प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा इसकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन की। इसके अलावा आता है पोस्टीरियर फोसा की एनामलीज में कैरी टाइप 1 मेलफॉर्मेशन। ये फार माइल्डर है, ठीक है, माइल्डर कैरी टाइप 1 मेलफॉर्मेशन। इसमें लो लाइंग सेरिबेलर टॉन्सिल होता है, ठीक है। ये टॉन्सिल्स है ना सेरिबेलम की, ये लो लाइंग होंगे जो एक्सटेंड कर रहे होंगे फोरामेन मैग्नम के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस टिश्यू जो है फोरामेन मैग्नम के अंदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगी CSF के फ्लो की, और मेडुला की भी कंप्रेशन हो जाएगी। तो सिम्टम्स होंगे पेशेंट को हेडेक के, क्रेनियल नर्व के डेफिसिट्स होंगे जो ऑफन मैनिफेस्ट सिर्फ एडल्ट लाइफ के दौरान करेंगे, ठीक है, हेडेक और नर्व के डेफिसिट्स। अब सर्जिकली इंटरवेंशन ही इस तरह के सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है। इसके अलावा थर्ड है पोस्टीरियर फोसा की एनोमली, बहुत इंपॉर्टेंट, डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, ठीक है। ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें इनलार्ज्ड पोस्टीरियर फोसा हो जाएगा और सेरिबेलर वर्मिस की बिल्कुल एब्सेंस होगी, इसमें वर्मिस नहीं होगा, और लार्ज मिडलाइन सिस्ट मिलती है हमें, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, जिसमें पोस्टीरियर फोसा इनलार्ज कर जाएगा और सेरिबेलर वर्मिस होगा ही नहीं और लार्ज मिडलाइन सिस्ट होगी। तो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस एंड पेरीनेटल ब्रेन इंजरी में नेक्स्ट टॉपिक है मेलफॉर्मेशंस के बाद हमारा पेरीनेटल ब्रेन इंजरी। तो इसमें सबसे पहले बताया कि ब्रेन की इंजरी जो है वो पेरीनेटल पीरियड के दौरान भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट कॉज बनती है चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिक डिसेबिलिटी का। पेरीनेटल पीरियड हमें पता है कि प्रेगनेंसी से लेके 1 ईयर आफ्टर बर्थ तक जो है इस पीरियड को कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। तो इस दौरान जो है इंपॉर्टेंट कॉज ये अगर कोई इंजरी हो ब्रेन को तो चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिक डिसेबिलिटी का कॉज बनती है। तो इसमें सेरेब्रल पाल्सी जो है ये टर्म नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक मोटर डेफिसिट के लिए यूज़ की जाती है, मोटर डेफिसिट, ठीक है, जो नॉन प्रोग्रेसिव होता है। कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें स्पास्टिसिटी होगी, डिस्टोनिया, अटेक्सिया या एथिटोसिस, और पैरासिस हो जाएगी जो एट्रीब्यूट हुआ टू द इंजरी अकरिंग ड्यूरिंग द पेरीनेटल या प्रीनेटल पीरियड्स के दौरान कोई